स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का आज की वीडियो में। आज हम करने वाले हैं आपके सेट के यानी कि जो आपका सेकंड पार्ट है किसका, एनएमएमएस का शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण। और इसके अंदर हम जो सब्जेक्ट करने वाले हैं वो रहेगा आज हमारा सामाजिक अध्ययन का। और इसके पूरे 35 प्रश्न हम करेंगे जो कि आपके 9 नवंबर 2025 को जिस पेपर में आए थे वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये पेपर आपका हुआ था पिछली साल 2025 में, और इस साल कैसे प्रश्न आएंगे उसको समझने के लिए हमें इस पेपर के प्रश्नों को पढ़ना होगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा शुरुआत होगी 126वें से। तो 126वें क्वेश्चन पर हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा। जिन्होंने पिछली वीडियो में अभी तक विज्ञान के और मैट के यानी कि आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चन नहीं किए हैं, उनको वो बच्चे अपने अपने पिछली वीडियो को देखकर कर लें। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं हमारे जो सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन है, और उनकी संख्या देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 126 से शुरू हो रही है और पूरे 35 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से आंसर ढूंढना है अपना। और ये 4 ही बौद्ध संगीति हुई हैं, तो उसी का पूछते रहते हैं ये घुमा घुमा कर। कभी पूछते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति, कभी तीसरी बौद्ध संगीति, कभी इनकी जगह पूछते हैं, कभी ये पूछते हैं किसके शासनकाल में हुआ था, इस तरह से। तो अभी हमें केवल ये प्रश्न जानने हैं, उसके बाद जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे एक एक चीजें डिटेल में कि क्या क्या कैसे कैसे हमें याद करना है उस सब को। ठीक है, तो अभी तो आपको इसका केवल अपना आंसर बताना है कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 2 कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 127, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे उनका नाम बताना है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ और ऋषभदेव। इन 4 में से आपको ये एक बताना है कि जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर हैं वो कौन थे। वो थे ऋषभदेव। तो इसका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है 128वां, महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित थे? तो अब यहाँ पर 4 धर्म दिए हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। तो आपको बताना है जो महावीर स्वामी है वो किस धर्म से संबंधित थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है? जैन धर्म। महावीर स्वामी जैन धर्म से संबंधित थे। 129वां क्वेश्चन दिया है, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आपको ये बताना है कि हड़प्पा सभ्यता जो कि आपने क्लास 6 में पढ़ी थी उसकी खोज किस वर्ष की गई थी। तो ये जो खोज है उसका ईयर आपको बताना है, 1905 में या फिर 1921 में या 1926 में या 1932 में। इन चारों में से आपको जो सही आंसर लग रहा है उसको आप अपनी एक रफ कॉपी पर लिख सकते हैं, जिससे पता रहे आप पिछले पेपर में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो जैसे अगर मैं आपको आंसर बताने भी वाला हूँ तो आप जैसे ही अगला क्वेश्चन मैं बोला करूँ उससे पहले आप वीडियो पास करके अपना करेक्ट आंसर लिख लीजिए कि आपका क्या आंसर है, आपकी तरफ से क्या आंसर होना चाहिए। तो अब मैं इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, वो है ऑप्शन 2 1921। सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में की गई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, आर्यों ने जीवन को कितनी अवस्थाओं में बांटा था? तो ये आपको बताना है कि आर्यों ने जो जीवन है उसको कितनी अवस्थाओं में बांटा था, 1, 3, 4 या फिर 2। तो अब आपको अपना आंसर पहले लिख लेना, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3 4 अवस्थाओं में। आर्यों ने जीवन को 4 अवस्थाओं में बांटा था। अगला क्वेश्चन दिया है 131, और क्वेश्चन में क्या दिया है, इब्ने बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था? तो कौन सा शासक था उस समय भारत में जब इब्ने बतूता भारत में आया था? जलालुद्दीन, फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? अब आप सभी अपना आंसर लिख लेंगे, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 मोहम्मद बिन तुगलक। तो जब भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उस समय इब्ने बतूता भारत में आया। तो राज्यकाल किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक। तभी कौन आया था? इब्ने बतूता। अगला क्वेश्चन दिया है 132, सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की? तो आपको ये बताना है जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने किस शहर की स्थापना की थी? लखनऊ,
कानपुर, आगरा, कन्नौज। तो इन 4 में से आपको अपना करेक्ट आंसर पहले लिख लेना है। अब मैं आपको इसका सही आंसर बता रहा हूँ, वो है ऑप्शन 3 आगरा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। क्वेश्चन 133 दिया है, इल्तुतमिश द्वारा चांदी के चलाए गए सिक्के को क्या कहते थे? जो इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए थे चांदी के, उनको क्या कहते थे? जीतल, टंका, इक्ता, मुद्रा। तो इन चारों में से आपको पहले अपनी तरफ से एक करेक्ट आंसर लगाना है, कुछ भी। अगर आपको नहीं याद हो तो आप तुक्के मारिए, क्योंकि जब हम अपना दिमाग लगाते हैं तो भले ही हमारा क्वेश्चन गलत हो, लेकिन हमें फिर वो उसका सही आंसर काफी लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से कुछ भी एक आंसर लगाइए। तो 133 यानी कि इल्तुतमिश द्वारा चांदी के चलाए गए सिक्के को क्या कहते थे? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 टंका। तो इल्तुतमिश ने जो सिक्के चलाए थे उनका नाम क्या था? टंका। 134वां क्वेश्चन दिया है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा, आत्मकथा मतलब अपने पूरे जीवन के बारे में अगर कोई खुद से अपनी किताब लिखे तो उसको कहते हैं आत्मकथा। और एक आप सबने सुनी होगी जीवनी। जीवनी हमेशा कोई दूसरा लिखता है हमारे जीवन के बारे में, लेकिन आत्मकथा हम स्वयं लिखते हैं अपने जीवन के बारे में, उसे हम बोलते हैं आत्मकथा। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो आपको बताना है बाबर ने अपनी जो आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी थी वो किस भाषा में लिखी थी? हिंदी, फारसी, संस्कृत या फिर तुर्की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4 तुर्की। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की में लिखी थी। अब अगला क्वेश्चन दिया है 135वां, सहायक संधि का संबंध है। तो आपको ये बताना है सहायक संधि का संबंध किस लॉर्ड से है। पहले वायसराय होते थे, गवर्नर होते थे, तो आपको वही बताना है कि इनमें से किससे है। लॉर्ड डलहौजी से, या फिर कर्नल बेली से, या वेलेजली से, या फिर वारेन हेस्टिंग से। तो इन चारों में जो करेक्ट आंसर है वो आप पहले अपनी तरफ से लगा लेंगे। वीडियो पास कर लिया करिए, जैसे ही मैं अगला क्वेश्चन पढ़ा करूं उसके बाद आप फिर इसको आगे सुना करिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3, सहायक संधि का संबंध वेलेजली से है। किससे? वेलेजली से। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध ये सीधे याद करने के लिए है, आपको इसमें कुछ समझने वाली चीज है नहीं। जब हम इस युद्ध के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसका ईयर जरूर याद हो जाएगा। तो इसका जो ईयर होगा, इन 4 में से आपको एक आंसर लगाना है। 1857, 1757 या फिर 1653 या 1751। इन 4 में से किस ईयर में, किस साल प्लासी का युद्ध हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया? 1773 में, 1573 में, 1673 में या फिर 1873 में? आप सभी ने अपना अपनी तरफ से आंसर लगा लिया होगा, अपना आंसर लिख लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दिया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको बताना है फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में, या राजस्थान में, या असम में, या फिर कलकत्ता में? तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसकी स्थापना की गई थी कलकत्ता में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 4। 139वां क्वेश्चन दिया है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन 1 दिया है सिराजुद्दौला, ऑप्शन 2 मीर जाफिर, ऑप्शन 3 नजमुद्दौला, ऑप्शन 4 मीर कासिम। तो इन चारों में जो आपका करेक्ट आंसर है वो है मीर कासिम। अगला क्वेश्चन दिया है 140वां, बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको ये बताना है जो पाल वंश है उसकी स्थापना किसने की थी। अब ये बंगाल में बोल रहा है, अगर बंगाल में नहीं भी बोले, सिर्फ ये बोले आपसे कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तब भी इसका आंसर एक ही रहेगा, वो है गोपाल। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है कि बंगाल में पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। 141वां क्वेश्चन दिया है, भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो आपको ये बताना है जो भ्रंश घाटी है उसमें भारत की कौन सी नदी बहती है। 4 ऑप्शन दिए हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोमती। इन चारों में जो आपका सही आंसर है, आप सभी ने अपनी कॉपी पे लिख ही लिया होगा, वो है आपका नर्मदा। तो भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो आपको ये बताना है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है। तो क्या वो पहला है काकीनाडा से पुडुचेरी,
या फिर कोल्लम से कोट्टापुरम, या फिर प्रयागराज से हल्दिया, या फिर सदिया से धुबरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग है प्रयागराज से हल्दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो आपको ये बताना है कौन से मंडल में, क्षोभ मंडल में, या फिर मध्य मंडल में, या समताप मंडल में, या बाह्य मंडल में। कौन से मंडल में ओजोन गैस जो होती है, हमने सुना भी होगा ओजोन गैस क्या होती है? O3। और ये कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। तो सांद्रता भी इसकी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? समताप मंडल में। इसलिए 143 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। और ओजोन गैस का नाम क्या है? O3। अगला क्वेश्चन दिया है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, और आपको बताना है ये सबसे ज्यादा कौन सी जगह है? अफ्रीका में है, या एशिया में है? ये क्या है? ये महाद्वीप है, या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है? तो सवाना जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो इन चारों में से आपको बताना है, कांगो नदी, या नील नदी, या नाइजर, या अमेजन। भूमध्य रेखा को कितनी बार पार करेगी? वो 2 बार पार। उसका नाम क्या है? कांगो नदी। तो 145 का आपका पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 146वां क्वेश्चन दिया है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक जो भारत में उपजाऊ मृदा है वो आपको इन चार में से बतानी है। लाल मृदा है, या जलोढ़ मृदा है, या काली मृदा है, या चूनेदार मृदा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 3, जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो क्षोभ मंडल कहते हैं, या आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। अब आप सभी अपना अपनी तरफ से जो आपका आंसर है उसको लिख लेंगे। अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम कहते हैं क्षोभ मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दिया है 148, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आपको बताना है। और 4 ऑप्शन दिए हैं, लखनऊ, जयपुर, भोपाल, अहमदाबाद। इन 4 में से किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद को। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन 4, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन दिया है 149, कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी वो होती हैं जो किसी मुख्य नदी में आकर मिल जाती हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा नदी के अंदर नहीं मिलती है? नर्मदा, यमुना, गोमती, सरयू। तो इन चारों में से आपको एक करेक्ट आंसर ढूंढना है कि गंगा की जो सहायक नदी नहीं है, मतलब कि गंगा में कौन सी नदी नहीं मिलती। तो उसका करेक्ट आंसर है नर्मदा। इसका उल्टा आप सोचेंगे तो वो क्या होगा कि यमुना नदी गंगा में मिलती है, यानी गंगा की सहायक नदी है। गोमती नदी भी गंगा की सहायक नदी है, और सरयू भी गंगा की सहायक नदी है। तो एक कौन सी सहायक नदी नहीं है? वो है नर्मदा। अगला क्वेश्चन दिया है 150, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो आपको बताना है जो मृदा क्षरण है उसको किस तरह से रोका जा सकता है? सघन वर्षा से, या फिर अतिचारण से, या वन नाशन से, या वन रोपण से। तो 150 का जो करेक्ट आंसर है वो सभी बच्चे जानते हैं, वन रोपण से। जब हम ज्यादा से ज्यादा वन लगाएंगे, वनों का रोपण करेंगे, तो मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। तो 150वें क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया ऑप्शन 4। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 151। इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो आपको ये बताना है कि भारत का जो संविधान है उसके निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ऑप्शन 1 दिया है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन 2 2 वर्ष 7 माह 23 दिन। ऑप्शन 3 3 वर्ष 4 माह 14 दिन। ऑप्शन 4 3 वर्ष 11 माह 16 दिन। तो इनमें से करेक्ट आंसर जिनको भी याद है वो अपनी तरफ से लिख लेंगे। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको बता रहा हूँ, वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि ऑप्शन 1 इसका हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 152। अगला क्वेश्चन दिया है, ग्राम पंचायत समिति में सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी कौन होता है? जो ग्राम पंचायत समिति है उसमें सरकार किस कर्मचारी को नियुक्त करती है, उसका आंसर आपको बताना है। क्या वो ग्राम प्रधान है, या उप प्रधान है, या पंचायत सचिव है, या फिर ग्राम पंचायत सदस्य है? तो जो ग्राम पंचायत समिति है उसमें सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी कौन होता है?
पंचायत सचिव। और जो ग्राम प्रधान है उसके भी चुनाव होते हैं, उप प्रधान के भी चुनाव होते हैं, और ग्राम पंचायत सदस्य यही सभी लोग जो गांव के सदस्य होते हैं उन्हीं में से एक को ग्राम पंचायत सदस्य बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है 153, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ये बताना है जो संविधान सभा हुई थी जिसमें हमारा भारत देश का संविधान बना था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? ऑप्शन 1 दिया है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, ऑप्शन 2 दिया है सरोजनी नायडू, ऑप्शन 3 HV कामत, ऑप्शन 4 राजेंद्र प्रसाद। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए 153 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। 154 क्वेश्चन क्या दिया है? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो संविधान में एक संशोधन हुआ, उसके द्वारा क्या हुआ? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। और आपको उस संशोधन का नंबर बताना है, क्या वो 86वां है या 42वां है या 44वां या फिर 74वां। तो जिस संशोधन द्वारा जो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया वो है हमारा 86वां, यानी कि ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 155, संघ सूची का विषय है शिक्षा, रेल, कृषि या फिर चिकित्सा। संघ सूची में राज्य और आपका केंद्र दोनों सरकारें काम करती हैं। ठीक है। तो राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर किस विषय पर कार्य करती हैं? वो है आपका ऑप्शन 1 शिक्षा। अगला क्वेश्चन दिया है साधारण विधेयक कितने चरणों में यानी वाचन में पारित होता है? 2 में या 5 में या फिर 3 में या फिर 1 में? तो जो साधारण विधेयक है वो हमेशा 5 चरणों में पारित होता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता है? क्वेश्चन 157 है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? वह विदेशी नागरिक हो? नहीं। वह किसी लाभ के पद पर हो? नहीं। 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो? नहीं। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। लोकसभा का अगर सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है तो वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य है। तो 157 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4। 108 दिया है कि निम्न में से कौन लोकतंत्र का आधार नहीं है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार। तो इन चारों में से जो आपको आंसर देना है कि लोकतंत्र का आधार नहीं है वो आप बताइए। ठीक है। तो सभी ने अपनी अपनी तरफ से आंसर लिख लिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 2 मौलिक कर्तव्य। ये लोकतंत्र का आधार नहीं है। बाकी जो बचे 3 ऑप्शन वो आपके लोकतंत्र के आधार में आते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार लोकतंत्र का आधार है, स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी लोकतंत्र का आधार है। 159 क्वेश्चन दिया है, सूचना का अधिकार भारत में लागू किया गया। जो सूचना का अधिकार है वो भारत में किस वर्ष लागू किया गया? अक्टूबर 2005, नवंबर 2005, मार्च 2005 या फिर अप्रैल 2005। अब यहाँ पर सब जगह 2005 दिया है, यानी कि अगर किसी बच्चे को याद हुआ कि 2005 में सूचना का अधिकार भारत में लागू किया गया तो वो उसको भी कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने यहाँ पर महीने पूछ लिए हैं। तो आपको बताना होगा इनमें से चारों में से किस महीने में सूचना का अधिकार 2005 में लागू किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 1 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार भारत में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन दिया है 160, भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था। कब अंगीकृत हुआ था, यानी कि स्वीकार कब किया गया था, कब वो हमारा जो संविधान है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। ठीक है। और फिर उसको लागू करने का समय है 26 जनवरी 1950। यहाँ पर बात की जा रही है अंगीकृत करने की। तो जो भारत का संविधान है वो हुआ था अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? ऑप्शन 3 है 26 नवंबर 1949 को। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब आप देख रहे हैं 161 से आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। अब हमने जो एसएसटी के पूरे 35 क्वेश्चन थे वो आज की वीडियो में हमने कर लिए 2025 के। अब हम आगे करने वाले हैं, अगला जो हमारा पेपर होगा पीवाईक्यू का वो होगा मैथ। तो हम 2025 के मैथ के पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में।